दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो जरूर उधार के जाल से निकल सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बड़े और प्रतिष्ठित बैंक उन्हें इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद उन्हें ज्यादा ब्याज पर अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि लोगों को फोन कर लोन देने की पेशकश करने वाले बैंक आपको इसके लिए क्यों मना कर देते हैं? इसका बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। अगर आपने समय पर लोन नहीं भरा है या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान समय पर नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आपका सिबिल स्कोर खराब है। चलिए, पहले अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट समरी बनाता है। जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तब लोन देने वाले आपके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को जांचते हैं। लोन्स और क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके भुगतानों के रिकॉर्ड्स को मासिक आधार पर बैंकों और अन्य कर्जदाताओं द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर रिकॉर्ड तैयार होता है। अगर आपने किसी लोन का सेटलमेंट किया है या आप पर कोई राशि बकाया है तो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये जानकारी लोन देने वाले तक पहुंच जाती है, जो आपके लोन आवेदन का मूल्यांकन करने और उन्हें मंजूरी देने में बड़ी मददगार साबित होती है। इससे यह होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपको किसी भी तरह का लोन मिलने का चांस बहुत ही कम है। इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आपको अपना स्कोर ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका स्कोर जितना ज़्यादा होता है आपके लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। ये भी याद रखिए कि उतना ही लोन लें जितना कि आप समय पर चुका पाएं। आप अपनी EMI समय पर चुकाएं। अगर आप अपनी किस्तों को अक्सर ही निश्चित समय अवधि में चुकाने में चूक जाते हैं तो एक रिमाइंडर तय करें, या बेहतर होगा कि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमत्तापूर्ण और निरंतर उपयोग आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल लोन भी आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो लोग समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाते वो अक्सर लोन सेटलमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस लोन से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये धारणा पूरी तरह गलत है। इससे आपको बैंकों से आने वाले फोनों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस माध्यम से बैंकों की कुछ रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये सेटलमेंट सिबिल रिपोर्ट में जरूर दिखाई देगा। अब आप अगले 7 साल तक कोई लोन नहीं ले पाएंगे। 7 साल बाद आपका नाम इस सिबिल रिपोर्ट से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम रहेगी कि आपको लोन देने से पहले बैंक बारीकी से विचार करे। जिस तरीके से क्रेडिट स्कोर की गणना क्रेडिट कार्ड कैलकुलेशन से की जाती है उसमें समय पर भुगतान का सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है। समय पर भुगतान करने से आपका स्कोर बढ़ता है। यदि आप देर करते हैं तो इसमें कमी आती है। देरी से भुगतान करने पर फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या आपकी EMI, उसका आपके क्रेडिट इतिहास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उधारदाता इसे पसंद नहीं करते हैं। इसके कम होने के बहुत से कारण हैं जिन्हें हम हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट में बांट सकते हैं। जैसे हाई इम्पैक्ट, यह हमारे स्कोर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम किसी कारण से लोन की रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट तक न करने पर भी यह हमारा स्कोर कम कर देता है। जब हम मिनिमम पेमेंट ड्यू भी पे नहीं करते हैं तो लोन या क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ डिस्प्यूट होने से, जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन, इनकरेक्ट फीस चार्ज आदि। ये हमारे स्कोर पर बुरा प्रभाव डालता है। मीडियम इम्पैक्ट, दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमारे स्कोर पर मध्यम स्तरीय प्रभाव डालता है। दरअसल जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिक्योर्ड लोन्स बहुत कम या नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे क्रेडिट स्कोर पर मीडियम इम्पैक्ट डालता है। हम अपने मिले हुए क्रेडिट लिमिट या लोन लिमिट का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और हम 80 से 90 हज़ार हर महीने खर्च कर देते हैं तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्कोर पर पड़ता है। कम समय में बहुत सारे लोन ले लेने पर, जैसे मान लीजिए कि हम 6 महीने में 4 से 5 लोन ले लेते हैं तो ये भी हमारा स्कोर खराब करेगा। लो इम्पैक्ट, यह हमारे स्कोर पर कम प्रभाव डालता है।
कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी करने पर भी ये हमारे स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। दरअसल जब भी हम कहीं से लोन अप्लाई करते हैं तो वो क्रेडिट ब्यूरो से उस व्यक्ति का क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर लेते हैं। ये उस क्रेडिट ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इसलिए कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। बार बार क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी स्कोर खराब होता है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जो क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। जैसे जॉइंट लोन लेने पर अगर कोई पेमेंट टाइम पर नहीं होता है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये दोनों के क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोन की रीपेमेंट कौन कर रहा है, चाहे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या दोनों। पेमेंट ना होने पर दोनों के स्कोर पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही नियम है जॉइंट क्रेडिट कार्ड का भी। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट समय से ना होने पर दोनों कार्ड होल्डर्स के स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के केस में भी अगर पेमेंट की डिफ़ॉल्ट दोनों कार्ड होल्डर में से जो भी करे, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा। अगर हम किसी लोन के गारंटर हैं और वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो कोई डिफ़ॉल्ट कर दे तो ये भी हमारा स्कोर ख़राब कर देगा, क्योंकि हमने उस लोन की गारंटी ली थी। इसके अलावा बैंक हमें उस लोन की भरपाई भी करने को कहेगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके नाम पर हमने लोन लिया है और हम उस कंपनी के मालिक हैं या उसमें पार्टनर हैं या फिर डायरेक्टर या प्रोप्राइटर वगैरह हैं और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लोन का पूरा पेमेंट कर देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ठीक से अपडेट नहीं हुई होती है और वो लोन ओपन दिखा रहा होता है या पेमेंट ड्यू दिखाता है, तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब कर देता है। इसलिए हमें अपना सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए हर वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उधारी के नियम। दोस्तों कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक समरी के जरिए आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज है उधारी का। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर लोग अपनी ज़रूरतों या फिर अचानक आई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रकम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने की वजह से अपना बहुत कुछ हार जाते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ किताब में उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज़ उधार या उतनी रकम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये स्मार्ट उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफ़ी सदियों से हमें सिखाया जाता है। हमें कभी भी अपने साधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मैरी हंट बताती हैं कि कार की ईएमआई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन की ईएमआई मंथली इनकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इसके फाइनल आउटकम्स का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आमतौर पर 2 तरह के लोन होते हैं, एक है प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित और दूसरा प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित कर्ज हुआ। वहीं जब आप कोई नया फ़ोन लेने या छुट्टियां बिताने के लिए कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित कर्ज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अब चलिए मान लीजिए कि आप 30 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं, तो इस तरह आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण भी कर रहे होते हैं, भविष्य में जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इससे किराए की बचत भी होती है। इसी तरह से जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर रहे होते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों के एवज में आप कर में छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिससे कर्ज की लागत कुछ कम हो जाती है। इसके विपरीत जब आप कर्ज से कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है, इस लोन से आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ऑडियो बुक में आगे हम चर्चा करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझने की, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही समझ नहीं पाते कि हमारे फाइनेंशियल मुद्दे आखिर हैं क्या। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश भी की है कि अगर हम अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझ लेते हैं तो जीवन की बहुत सी परेशानियों को हल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मुद्दों को समझिए। दोस्तों मैरी हंट ने अपनी किताब में यह भी समझाया है कि जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और इसलिए हम सभी अलग अलग तरीके से पैसे कमाते भी हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई निवेशक बनता है तो कोई कंपनी बनाता है।
जिनके जरिए कोई 5,000 रुपये कमाता है, कोई 50,000 रुपये, और कोई 5 लाख, और कोई 5 करोड़, और कोई 50 करोड़ भी कमाता है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की समस्या किसे होती है? क्या सिर्फ कम पैसे कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम होती है? क्या ज़्यादा कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम नहीं होती? क्या सिर्फ 5,000 या 50,000 कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है? और क्या 5 लाख या 5 करोड़ कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती? तो जवाब है, पैसे की समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे कोई 5,000 कमाए या 50,000 कमाए या 5 लाख कमाए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मनी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। मनी प्रॉब्लम गरीबों के साथ तो होती ही है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन पैसे की समस्या सिर्फ गरीबों को ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज भी मनी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाती हैं। अमीर से अमीर आदमी को भी पैसे की समस्या के कारण अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। और यहाँ तक कि लाखों और करोड़ों रुपए कमाने वाले हमारे फिल्म स्टार्स भी, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी कभी कभी पैसे की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि साल 2000 के आसपास सदी के महानायक और सबसे सफल बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेल होने पर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे और उन्हें अपना घर प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। बाद में कौन बनेगा करोड़पति और सूर्यवंशम और कुछ दूसरी फिल्मों की सफलता से अमिताभ बच्चन अपने पैसे की बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमांटिक और सफल हीरो शाहरुख खान को भी रॉ 1 मूवी के फ्लॉप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ और वो पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। हालांकि उनकी दूसरी फिल्मों के हिट होने से अपने पैसे की समस्या से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी और दूसरी नामी हस्तियां हैं जो करोड़ों कमाती हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर पैसे की ऐसी समस्या आती है जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो तय हो जाती है कि पैसे की समस्या सभी को होती है। और इस मनी प्रॉब्लम से जुड़ी जो बात मैरी हंट ने बताई है वो ये कि जो व्यक्ति भी पैसे को सही से नहीं संभालना जानता या जो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क उठा लेता है, उसके फेल होने पर वो पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है। सारा खेल इस बात का है कि आप अपने पैसे की समस्या से बाहर निकलने के लिए किस तरह अपने फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ अच्छी है तो पैसे की बड़ी से बड़ी समस्या का आप आसानी से हल निकाल सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल समझ में कमी है तो आपको पैसे की समस्या से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है, पैसे की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना होगा। आपको अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, और अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना सीख सकें, कर्ज के जाल से बच सकें, नेटवर्थ और पैसिव इनकम को बढ़ा सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे से जुड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल कर पाएं। इसके अलावा आपको अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखना होगा। इर्रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी इस किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो किसी महीने ज़्यादा होती है तो किसी महीने कम होती। जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं होता उन लोगों को अक्सर सेविंग्स करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों को ये तो पता होता है कि खर्च कहाँ कहाँ करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं होती। ऐसे केस में इनकम और खर्च को बैलेंस करते हुए एक प्लान बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर प्लान बनाते हैं तो इससे आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, लेखक के अनुसार अनुशासित रहना सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। उदाहरण के लिए, बढ़िया इनकम होने पर आपको बेमतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद अचानक से रुपए की ज़रूरत पड़ने पर आपको काफ़ी अधिक इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर आप अपने प्लान पर नहीं टिकते हैं तो उसे तैयार करने में लगा समय बेकार चला जाता है।
अगर आप अपने प्लान से इधर उधर भटकते हैं तो आपको अपने गोल को हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अपने प्लान के साथ टिके रहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है तो इनकम बूस्टर क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपके लिए नोट करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड से आपको थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलती है, और वो भी ऐसे समय में जब आपकी इनकम आपके खर्चे से कम पड़ जाती है। ऐसे वक्त में इनकम का दूसरा सोर्स होने से आपके फाइनेंस को ज़रूरी स्टेबिलिटी मिलती है। आज के समय में फ्रीलांसर लोगों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। इसके बाद पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल से मैच करने वाले जॉब को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, उसी तरह इनकम का एक से अधिक सोर्स डेवलप करना भी अहम होता है। इससे होता यह है कि अगर एक जगह से इनकम आनी बंद हो जाती है तो दूसरे सोर्स से आपका खर्च निकलता रहता है। इस किताब में मैरी हंट ने इस दिशा में सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए सेविंग करना है। इसके लिए 1 साल के खर्चे के बराबर रुपए किसी लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालकर छोड़ दीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको ज़रूरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को बेचकर रुपए पैसे की कमी को पूरा करना पड़ सकता है। इससे आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस रिस्क पैदा हो सकता है। वहीं जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है, उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि कभी भी आपको काम की किल्लत हो सकती है और रुपए पैसों की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। इसी बीच अगर आपका कोई लोन चल रहा है या किसी तरह की ईएमआई चल रही है तो ये भी आपके फाइनेंस पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए आपको अपने गोल के हिसाब से चुने गए एसेट में हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी रही हो। किसी भी और इन्वेस्टर की तरह बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपने रिटायरमेंट जैसे गोल को पूरा करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कम खर्च करना हम बहुत सी हस्तियों से सीख सकते हैं। जैसे 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 में 5 बेडरूम का घर खरीदा और तब से इससे बाहर नहीं निकले। वो एक बड़ा और अधिक महंगा घर खरीद सकते थे, लेकिन उनकी मितव्ययिता का शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। दूसरी ओर कान्ये वेस्ट अपने पैसे का दिखावा करने से नहीं डरते। वो $20 मिलियन की हवेली में रहते हैं और एक समय पर $53 मिलियन के कर्ज के साथ उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 बिलियन के लिए पूछने का फैसला किया। 2 सुपर सफल सज्जनों के बीच अंतर, बफे ने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं किया और वेस्ट ने पैसा खर्च किया जो उसके पास नहीं है। इसीलिए सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। जुकरबर्ग सचमुच एक ही बोरिंग टी शर्ट और जीन्स रोज पहनते हैं। कम सामान खरीदना वास्तव में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है और इन्हीं वजह से ये अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए हैं। हमेशा याद रखिए कि कम खर्च करने से 2 चीज़ें आपके पक्ष में काम करती हैं। पहली ये कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रखने के लिए अधिक धन होगा। दूसरी ये कि आप सीखेंगे कि जीवित रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, जिससे आपको अधिक पैसा अलग रखने में भी मदद मिलती है। टैक्स की प्रक्रिया को समझिए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि किसी देश के विकास एवं तरक्की के लिए वहाँ की जनता जो टैक्स देती है उसी का इस्तेमाल करके वहाँ की सरकार देश की तरक्की करती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम जो टैक्स सरकार को देते हैं, हम अगर उसमें से भी थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दें तो हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। इसी चीज़ को समझाते हुए मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में टैक्स की इम्पोर्टेंस को भी बताया है। उन्होंने इस बारे में बताया है कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना और उससे फ़ायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उससे फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखे जाते हैं। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती।
और इसके लिए अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब में रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू के बगैर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुश्किल होता है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है, जिसमें पहला है अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जितना पैसा कमाएंगे उतनी ही बारीकी की ज़रूरत होगी। अकाउंटिंग आने से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से ही आप किसी कंपनी की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा कमाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फार्मूलों की ज़रूरत होती है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक पहलुओं को समझने की ज़रूरत होती है। साथ ही मार्केट की तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत